तो आज हमारे पास ये एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर मौजूद है। घर वालों ने मुझे कहा आप सर्विस हॉस्पिटल जाओ या किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, चेकअप करवाएं किसी सर्जन से। मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह लिख के दिए, तो उससे मुझे ये डायग्नोस हुआ कि जो मुझे कैंसर है। लाहौर जैसे शहर के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट की सतह पे ब्रेस्ट क्लिनिक्स मौजूद हैं। और जब आप पहुंची मैम वहां पर, तो वो आपकी कौन सी स्टेज बता रहे थे डॉक्टर साहब? थर्ड स्टेज पे। डॉक्टर ने कहा अगर आप ठीक होना चाहती हैं तो 1 साल आपको हमारे पास आना पड़ेगा, उसमें एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए आपकी। ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस के अंदर जो पहली 2 स्टेजेस हैं 1 और 2 वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आती है। जो 3 और 4 हैं उनको हम उनको हम लोकली एडवांस डिजीज कहते हैं। गले में दाने वगैरह बन जाना, मोशन, वॉमिटिंग, बुखार और बॉडी पेन, ये सब कुछ होता है, लेकिन टेम्परेरी इसका ये मतलब है, ये हमें बताना चाह रही है सारी बीमारियां कि आप ठीक हो रही हैं। डॉक्टर मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरी लाइफ कितनी है? उन्होंने कहा आपके पास 30% है चांस की ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई के सेट से मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर वजाहत। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं जी। हम अक्टूबर के महीने में हैं और अक्टूबर का महीना जिसमें यूएन भी बात करते हैं और दैट इज़ पिंक टोबर, और इसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर बात की। इससे पहला जो हमने एपिसोड किया है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का है और आप लोगों को हमने बताया है कि किस तरीके से सेल्फ चेक किया जा सकता है और तशखीस करानी, उसका डायग्नोस कराना और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट है एक इंसान की जान बचाने के लिए। तो इसी तरह ही हमें बहुत से कमेंट्स आए और बहुत से लोगों ने हमें ये कहा कि अगर तो हमें कोई लोग ऐसे मिल जाएं जो कि इनके साथ जो कि दे बीन थ्रू दिस पेन, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। डॉक्टर वजाहत इसके बारे में हमें ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल हसीब साहब, हमने कुछ अपने एक एपिसोड्स में पहले भी जिक्र किया था कि अल्टीमेटली जो पेशेंट है जो इस सारी सफरिंग से गुजरा है, सबसे ज़्यादा उसका हक है कि वो अपनी बीमारी को जाने भी, देखो ठीक, और अपनी बीमारी के बारे में होने वाले जो मसाइल उसको दरपेश हुए इस सारे ट्रीटमेंट के दौरान वो भी बताए। ठीक, डॉक्टर्स जितना मर्जी बताते रहें कि जी इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जो बंदा इस चीज़ से गुजरा है वो सबसे अच्छा बता सकता है। और दूसरी चीज़ एक कहानी जो इस डिजीज़ प्रोसेस से रिलेटेड और इस महीने से स्पेशली रिलेटेड, वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। मेरी एक पेशेंट थी जी, मैंने उनका कोई पित्ते का ऑपरेशन किया कोई आज से 1.5 साल पहले गालबन। उन्होंने मुझे कोई पित्ते के ऑपरेशन के 6 महीने बाद कांटेक्ट किया अपनी वालदा के किसी मसले के लिए। उनको ब्रेस्ट कैंसर था उनकी वालदा को, और उन्होंने मेरे साथ रिपोर्ट्स शेयर की और मैंने जब देखा तो उनको मैंने बताया कि जी ये ब्रेस्ट कैंसर है और ये स्टेज 3 है, इसका इलाज होगा और इसके अंदर कीमोथेरेपी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सारा कुछ जो एक प्लान था वो मैंने उनके साथ डिस्कस कर लिया और उसके बाद बीच में फिर कोई रब्ता नहीं हुआ। कुछ अरसे के बाद उन्होंने दोबारा रब्ता किया तो मैंने पूछा फ़ौरन कि जी वो क्या है, आपकी वालदा का क्या बना? उन्होंने कहा कि जी वो कीमोथेरेपी उन्होंने नहीं लगवाई, वो कहीं पे दम कराने जा रही हैं। खैर उसके बाद फिर एक लंबा गैप आ गया, मज़ीद कोई 6 महीने का। तो टोटली जब उन्होंने मेरे से बात की थी उसके बाद जब 1 साल बाद जब मैंने दोबारा पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि जी मेरी वालदा का तो इंतकाल हो गया। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी उन्होंने कीमो नहीं लगवाई, उन्होंने इलाज नहीं करवाया, दम करवाती रही, अल्टीमेटली कैंसर फैल गया फेफड़ों में और लंग्स में चला गया। तो आज इनको बुलाने का मकसद ये है कि एक तो हम लोगों को ये दिखा सकें कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी मौजूद है कि 8 साल पहले इनको एक चीज़ की तशखीस हुई और उसका इन्होंने मुकम्मल इलाज किया, फॉलो अप किया, डॉक्टर की जो भी प्लान था उसको फॉलो किया। हाँ, और आज ही हमारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई है। तो आज हमारे पास ये एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर मौजूद हैं एंड वी बिलीव उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और उन्होंने अपनी ये जो पेनफुल जर्नी है ये हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हमारी आज की मेहमान हैं मिसेज इरफान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयतें ठीक ठाक हैं? का शुक्र है, ठीक ठाक। मैम हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं सर्जन कोई, इसमें हम लोगों को हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आपको तशखीस ज़रूर करवानी चाहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप तशखीस करवाएं, डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें। अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे या ये जिस तरह अभी आपने कहानी सुनी कि हकीम के पास चले गए या दम
कराने डंप चले कराने, गए जी। तो वो उन लोगों को उनकी असल चीज़ पता नहीं होता, वो मेडिसिन का अंदाज़ा नहीं होता और उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सो आपको जब ये डायग्नोज हुआ तो उस वक्त क्या था और क्या सोच रही थी आप और क्या सोच के आप डॉक्टर साहब के पास गई थी? जी डॉक्टर साहब, मुझे एहसास तो हुआ कि कुछ है मेरे अंदर ठीक को, है। जो हाथ लगाने से महसूस हो रहा है कि शायद कोई गिल्टी वगैरह ठीक कुछ है। इस तरह है। तो मैं करीबी डॉक्टर के पास गई, उसको बताया तो उसने कहा आप इंजेक्शन वगैरह लगवाएं, ठीक हो जाएगा, ये शायद कोई क्लाउड्स से बन गया अंदर। लेकिन वो इंजेक्शन लगवाने से मैं ठीक नहीं हुई। फिर मैंने घर वालों ने मुझे कहा आप सर्विस हॉस्पिटल जाओ या किसी भी हॉस्पिटल में ठीक है। जाएं, चेकअप करवाएं किसी सर्जन से। मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह लिख के दिए, तो उससे मुझे ये डायग्नोस हुआ कि जो मुझे कैंसर है। अच्छा मैम, एक मिनट, डॉक्टर साहब ये जो भी बात की है इन्होंने मिस्टर इरफान ने कि डॉक्टर साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि जी आप इसको इंजेक्शन लगवा लें, तो आई थिंक कि एज ए डॉक्टर आपको जो सबसे पहली तशखीस करनी चाहिए, और जो हम इलाकों में आम इलाकों में डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं वो लगता है कि वो उसकी इंटेंसिटी को समझ नहीं पाते। बिल्कुल ठीक बात की आपने हसीब साहब, और जिस तरह हमने अपने बाकी शोज़ में भी बात जी, की बिल्कुल। कि हमारे पास ये तो सिर्फ एक इंजेक्शन तक बात है ना, हमारे पास पेरिफेरी से इस तरह के पेशेंट्स भी आ रहे होते हैं जो कि मिस ट्रीटेड होते हैं ऑन सर्जरीज पार्ट, मतलब उनकी गलत सर्जरी कर दी गई होती है बगैर डायग्नोसिस, और फिर जब वो आते हैं तो हमारे लिए और मरीज़ के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। अब लाहौर जैसे शहर के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट की सतह पे ब्रेस्ट क्लिनिक्स मौजूद जी। हैं, तो मेरा सबको यही मशवरा होगा कि ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि किसी प्रॉपर ब्रेस्ट क्लिनिक में जाएं, ठीक। जो आपके घर के या मोहल्ले के करीब डॉक्टर है, उसको जाहिर है उस चीज़ की इंटेंसिटी का अंदाज़ा नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात की और फरमा रहे हैं इस बात पे कि वही बात जो अभी मिसेस इरफान ने भी कही कि हमारे पास अगर तशखीस पहले हो जाती तो शायद उसको पहले पता लग जाता। और जब आप पहुंची मैम वहाँ पर तो वो आपकी कौन सी स्टेज बता रहे थे डॉक्टर साहब? थर्ड स्टेज पे। जी। और इस पे अगर हम शौकत खानम की बात करें तो उन्होंने आपको स्टेज पे उन्होंने नहीं लिया, वो कह रहे फर्स्ट स्टेज अगर होती तो हम आपको आपका ट्रीटमेंट कर देते। ठीक। डॉक्टर साहब ये अगर स्टेजेस हैं तो इनमें जिसमें शौकत खानम है, शौकत खानम एक बड़ा इंटरनेशनली नाम पर इदारा है, तो वो यही समझते हैं कि हमारा 100% रेट जो है वो ठीक होना चाहिए क्योर का, इस वजह से नहीं ले रहे होते, या फर्स्ट स्टेज के ऊपर ज़्यादा आसानी से चीज़ें बन जाती हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी और ऑन गोइंग डिस्कशन है। आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे इस तरह से कहते हुए, लेकिन उनका एक बहुत ही सेट क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया पे जो लोग पूरे उतरते हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफीद होते हैं वहाँ से, लेकिन जो लोग नहीं उतरते अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर थोड़ी सी बैड फीलिंग होती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें उन लोगों से भी मिलना चाहिए जो वहाँ से ठीक हुए। ओके। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जिस तरह इन्होंने स्टेज 3 बताया, नॉर्मली अगर आप वाइडली एक क्लासीफाई करें तो ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस के अंदर जो पहली 2 स्टेजेस हैं 1 और 2 वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आती है, उनको हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, और जो 3 और 4 हैं उनको हम लेटेस्ट उनको हम लोकली एडवांस्ड डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो ये जब प्रेजेंट हुई और ये इनका जब डायग्नोसिस बना तो तब ये लोकली एडवांस्ड ये डिजीज हो चुकी हुई थी। ठीक। सो उस वक्त जब आपसे बात हुई तो पहली जब ये बताया गया आपको कि जी यू हैव ब्रेस्ट कैंसर, तो क्या जहन में आया, क्या समझ आया, जो कौन आपके साथ था जिसने आपको समझाया या बताया, या आप उसमें रोना शुरू हो गई कि जी है कि वो कहते ना वो तो आ गया मैं लुटी गई वाला काम तो नहीं हुआ, ये क्या चीज़ बनी है? नहीं सर, ये होता है कि ना मैंने कहा था कि मैं इसलिए थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर रहा होता हूँ कि जी वो उस वक्त की सिचुएशन तो बहुत डिफिकल्ट होती है और बहुत परेशान होती है, लेकिन जब इंसान सुना रहा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई मजाक का आंसर जो है वो आ जाता है। सर ये अगर आपके किसी भी करीबी या मेरे किसी भी करीबी को अगर ये बीमारी होती है तो उसको अपनी विल पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी विल पावर को इस्तेमाल करके ठीक हो सकते हैं। ठीक है, उसका ये है कि आप ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करवाएं अपना, डॉक्टर से कंप्लीट अपनी मीटिंग करें कि मुझे क्या मसला है, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। अच्छा, यहीं पे रोक लेते हैं मैम। जिस वक्त जब आपकी सिचुएशन हुई तो डॉक्टर ने आपको बताया, और उसको बताने के बाद उन्होंने क्या प्रोसेस आपको बताया था? डॉक्टर ने कहा अगर आप ठीक होना चाहती हैं तो 1 साल आपको हमारे पास आना पड़ेगा, उसमें एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए आपकी। और 1 साल महीने के हिसाब से? महीने के हिसाब से वो मैं जाती रही हूँ, और डॉक्टर साहब मुझे अच्छा ट्रीटमेंट देते रहे हैं, मेरी केमोथेरेपी होती रही है, टेस्ट होते रहे हैं मेरे,
अच्छा मैम, कीमोथेरेपी में होता ये है कि आपके बाल झड़ जाते हैं। जी जी। तो वो उसमें जिस तरह बालों का झड़ना हुआ तो उनको आपने कैसे लिया कि आपके घर वालों ने आपका साथ दिया? और नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में तो ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि ख़वातीन सर पे दुपट्टा ले रही होती हैं, उन चीज़ों से वो डिफ हो जाती है बचत, लेकिन नॉर्मली हमें तो अंदाज़ा हो रहा होता है कि बाल नहीं है। तो उस वक्त अपने आप को मोटिवेट कैसे किया आपने? मैंने यही समझा कि मेरी बीमारी का ये हिस्सा है, ठीक है। और अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे बाल दोबारा से आ जाएंगे। सही। और ये डॉक्टर साहब ने डॉक्टर बताया साहब था? ने मुझे बताया था कि आपका सेकंड कोर्स जो लगेगा उसमें हो सकता है आपके बाल जो है ना वो उतरना शुरू हो जाएं। ठीक है। तो ऐसे ही मैं अपने बालों में कंघी करी थी तो वो सारे के सारे बाल ना मेरे हाथ में आ गए थे। मेरे बाल माशाल्लाह काफ़ी लंबे थे। तो फिर भी मैंने कहा चले ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह को नहीं पसंद ये मेरे सर पे रहे इस वक्त। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हम इनसे ये ज़रूर लोगों को मैसेज दिलवाते हैं। मुझे ये बताएं कि कीमोथेरेपी के दौरान जो होने वाली मुश्किलात थी, जिनमें से एक आपने बताया कि बाल उतरे, उसके अलावा बॉडी पेन्स होती हैं, ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, ये मसले मसाइल। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये टेम्परेरी थे? मतलब अब तो आपको उनमें से कोई मसला नहीं है 8 साल के बाद जब आपका इलाज कंप्लीट हो गया। एक तो ये ज़रूर लोगों को बताइए कि ये सारा कुछ टेम्परेरी होता है, और दूसरा उनको ये बता दीजिएगा कि इसको मतलब कीमोथेरेपी के कितने अरसे के बाद जो है ना ये बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं और आपके ये मसले मसाइल हल हो जाते हैं। जी सर, जब ये टेम्परेरी हैं ये सारे मसले मसाइल, जैसे कि गले में दाने वगैरह बन जाना, मोशन, वॉमिटिंग, बुखार और बॉडी पेन, ये सब कुछ होता है, लेकिन टेम्परेरी इसका ये मतलब है, ये हमें बताना चाह रही है सारी बीमारियां कि आप ठीक हो रही हैं। ठीक है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ठीक रहेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद वो बीमारी ऐसी फैलेगी कि इंसान मौत तक पहुंच जाता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट लाजमी करवाना चाहिए। अपनी विल पावर को हाजिर नाजिर रखें, अपने अल्लाह को याद करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में कंप्लीट करवाएं। अच्छा मैम, आपकी फैमिली में से पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, मेरे मामू हैं उनको था कैंसर, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जी। तो ये डॉक्टर साहब इससे भी होता है कैंसर की, कहीं भी सिचुएशन आ जाए तो वो उस तरह बाकी कैंसर भी हो सकते हैं? बिल्कुल। उसके अंदर देखिए प्रॉब्लम तो जेनेटिक म्यूटेशन है, लेकिन आम तौर पे स्पेसिफिकली जो टाइप ऑफ कैंसर है उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा है। अब वही जो हम एक बात करते हैं कि ये फर्स्ट है अपनी फैमिली में जिनको ये डायग्नोज हुआ। ठीक है। अब आप एक नस्ल 2 नस्ल तक तो पीछे जा सकते हैं, लेकिन उससे पीछे एक तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि उस टाइम पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ वैसी नहीं थी, तो हमें नहीं पता। लेकिन आम तौर पे देखा यही गया कि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली ये फैमिलीज़ में रन करता है, माँ से बेटी को और बेटी से फिर आगे बेटी को। तो इसमें जो एट रिस्क लोग होते हैं वो मतलब ख़वातीन जो है ना वो स्पेशली उनके अंदर ये रन कर रहा होता है। अच्छा मैम, एक और चीज़ जो मुझे बहुत से कैंसर पेशेंट्स में, सर्वाइवर्स में ये बात लगती है कि जब कैंसर का पता लगता है तो बहुत से लोग आपसे पीछे हो जाते हैं, और बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद ये कोई ऐसी बीमारी है जो सानू भी लग जाएगी या सडन नाल है। मतलब बहुत से लोग आपके साथ भी रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो कुछ छोड़ भी जाते हैं। तो उनको फिर एक तो बीमारी से लड़ना, और उसके बाद अपने प्यारे जो हैं जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी भी जो मिस कर रहे होते हैं कि यार ये मेरे साथ होता या होती तो ज़्यादा अच्छा होता, उसको कैसे लिया जाता है फिर? सबसे पहले तो घर वालों की सपोर्ट साथ होनी चाहिए। अगर आपके घर वालों की सपोर्ट, आपकी औलाद की, आपके हस्बैंड की, अपने बहन भाइयों की सपोर्ट है तो आप अच्छे तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बाकी जो इधर उधर के रिश्तेदार लोग होते हैं उनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तो पहले ही बोलने लग जाते हैं सारे। अगर वो आपका साथ देते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देते तो कोई मसला नहीं। आपके घर वाले आपके साथ होने चाहिए, जो आपको लेके जाएं हॉस्पिटल, लेकर आए, आपकी खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहन भाइयों ने, मेरे घर वालों ने मेरी बहुत खिदमत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, बहुत खिदमत की उन्होंने मेरी। आपको एक और छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। आज से कोई 20 या 30 साल पहले की बात है कि इसी तरह कुछ 3 पेशेंट्स थे जिनको एक सेम पीरियड के अंदर एक कैंसर डायग्नोज हुआ, और उसके अंदर वो तीनों का इलाज शुरू हुआ। तीनों को कीमोथेरेपी लगनी थी। 2 की कीमोथेरेपी पाकिस्तान में हुई और 1 की कीमोथेरेपी लंदन में हुई। अब वो जो 2 थे जिनकी पाकिस्तान में कीमोथेरेपी हुई वो सरवाइव नहीं कर सके, और जो लंदन वाला था वो सरवाइव कर गया और उसने अपना इलाज कंप्लीट किया। जब इसको स्टडी किया गया इस सारे मामले को तो दवाइयाँ बिल्कुल सेम थी,
जो भी आप लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज़ कह लें वो उनको बिल्कुल सेम थी। उसके अंदर जो सिर्फ एक चीज़ जो डिफरेंट थी दैट वाज साइको सोशल सपोर्ट। ओके, जो ये कह रही हैं कि आपकी फैमिली और आपके घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए या उनको आपके साथ रहना चाहिए, तो इस तरह के डिजीज़ प्रोसेस को फाइट करने के लिए विल पावर की इन्होंने बात की, लेकिन साथ में आपको साइको सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमारे नाज़रीन, मुझे एक आइडिया इस चीज़ की समझ आती है, या दो अल्फाज में मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, वो ये है कि एहसास अफसोस से बेहतर है। कि आपको ज़िंदगी में आप एहसास कर लेते हैं किसी एक पेशेंट का और उसके साथ वो उस टाइम गुजार लेते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी उस पेशेंट को याद रहेगा कि जी ये मेरी बहन या ये मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था, मेरा खड़ी थी मेरी इस मसले में, इस प्रॉब्लम में, तो वो बेहतर चीज़ जो है वो बन जाती। कितनी दफ़ा हुआ ये मैम कि लगा के टूट गया सब कुछ, कि आप अंदर से टूटी हैं, उन्होंने कहा कि यार मैंने समझ नहीं आ रही मैं उन करना की है, तो सिर्फ एक ही रह जाता है अल्लाह से रुजू करना, तो वही इंसान कर रहा होता है। तो वो कितनी दफ़ा इस पूरे प्रोसेस में हुआ? सर जब मेरी सर्जरी हुई ना, तो मैं स्टिचिंग वगैरह अपने रिमूव करवाने गई, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरी लाइफ कितनी है, ये कैंसर ऐसी बीमारी है कि मौत भी साथ ही है और ज़िंदगी भी है, बिल्कुल ऐसी। तो उन्होंने कहा कि नहीं फरजाना आप ठीक हो जाओगी। मैं कहा नहीं, आप मुझे बताएं, अगर आप मुझे बताएंगी तो मैं अच्छे तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवा सकूंगी, मैं कैसे चल सकती हूँ हॉस्पिटल वालों के साथ। उन्होंने कहा आपके पास 30% है चांस की ज़िंदगी है, 70% नहीं है चांस। ठीक है। तो मैं हंसने लगी, मैं कहा कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला तो एक सांस भी इंसान के अंदर हो तो उसको भी ज़िंदगी अता कर देता है। लेकिन फिर मैं ना ज़्यादा जदोजहद में लग गई, कोशिश में कि मैंने ठीक होना है। मेरी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी सी, मैंने अपनी बेटियों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए मैंने अपने अल्लाह से बहुत ज़्यादा रुजू रखा। वो कहते हैं बीमारी आए तो अगर आप अल्लाह से रुजू करें तो समझे वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और अगर आप पर कोई बीमारी आए, अगर आप अल्लाह से दूर हो जाती हैं, वो अजाब है। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ा, 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ा। इसी दौरान बहुत कुछ पढ़ा कि मैं पढ़ने वाली बाजी मशहूर हो गई थी हॉस्पिटल में। मेरे पास किताबें बहुत ज़्यादा थी इस्लामी। तो ये है कि आपको अगर किसी पेशेंट को होता है कैंसर, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। उसमें यह है कि आप अपना ट्रीटमेंट खुद देखें कि मैंने इसको कैसे करना है, किस तरह करवाना है, और इसमें क्या क्या प्रोसेस है जो मैं करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। अब कोई खातून जिनको आप देखते हैं आपके मोहल्ले में, गली में कोई होते हैं जिनको ये डायग्नोज हो जाता है, तो उनको भी आप समझा देती हैं या मैं उनको एक दफ़ा नहीं समझाती, मैं बार बार समझाती हूँ। आप इस तरह करें, आप यहाँ जाएं, आप ये करें, ये ट्रीटमेंट करवाएं, आप ख़ुद को अल्लाह की तरफ लेकर आएँ, रुजू करें अल्लाह से, कुरान पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, और इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं, ये बीमारियां अल्लाह की तरफ से अगर आजमाइश है तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। अभी ये बैक स्टेज हमें बता रही थी कि मैं उनके घर चली जाती हूँ। जी, मैं उनके घर चली जाती हूँ। मुझे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कहीं दूर दूर भी पता चलता है ना, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप मुझे उनके पास लेकर जाएँ, मैं उनसे मिलना चाहूँगी और मैं उनको अपना बताऊँगी कि मैं कैसे ठीक हुई हूँ। शायद मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन अगर उनकी भी ज़िंदगी है तो वो अपना ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से करवाएं। वैसे फरजाना जी, एक बात ना मैंने हमेशा सुनी है आप लोगों से कि इंसान, अल्लाह ताला अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम से निकाल के लेकर आता है तो अल्लाह ने उसके ज़िम्मे ना कोई काम लगाने होते हैं। तो ये वो मुझे लगता है कि शायद ये काम अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे लगाने थे, और आपके ज़िम्मे ये काम लगने के साथ कि कितने लोगों में आपको खैर बांट रही हैं, ये मुझे लगता है कि इस बीमारी की वजह से ही होना था, इसके बगैर वो हो नहीं सकता था। जी सर, इस प्रोग्राम के अलावा बहुत से लोग मुझे बुलाते हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं अपने लिए आज़ाद समझती हूँ कि मुझे लोग बुलाते हैं और मैं किसी को समझा सकती हूँ या अवेयरनेस दे सकती हूँ कैंसर के बारे में। मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ इस बात को कि मैं किसी को बताऊँ, शायद मेरी किसी एक बात पे कोई अमल करके बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए। तो कोशिश मेरी ये होती है मैं सबको बताऊं कि आप अपना चेकअप रूटीन जो है वो डॉक्टर से करवाएं, खुद करवाएं। टेस्ट जो 6 माह बाद या साल बाद होते हैं वो करवाती रहें। उससे ये है कि इंसान की बीमारी का पता चल जाए। अगर बीमारी का पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। एक लास्ट में, अब मुझे आप ये बताएं कि 8 साल गुजर गए। जी जी। और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही हमारा आज का। और ये मुझे लगता है डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की थी कि फॉलो अप के 5 इयर्स होते हैं, तो आप उससे भी पास थ्रू दैट टाइम, तो वो भी आप अब चांसेस इनके अंदर रिकरेंस के बहुत कम हो गए। ठीक, ओके। हमने एक और बात भी की थी कि जिस वक्त अगर आप एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट होता है, उसके बाद वो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी कैसे गुजार रहे होते हैं, वो भी एक हमारे सामने है कि जी दैट चीज ओके, शी इज फाइन विद दैट, तो हम उसको बेहतर तरीके से चीजें देख सकते हैं। और
आपके हस्बैंड का क्या रोल था इसके अंदर कि जी इन चीज़ें, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान के जो हस्बैंड हैं वो ज़रा कहते हैं मैं तेरे वास्ते बहुत दुआएं कर रहे हैं, बस यही काफ़ी है, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो कभी साथ नहीं आते या वो रोते नहीं हैं। वो जिस तरह बताया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं, वो आपके लिए भी स्ट्रांग बन के होते हैं, तो उनका आपके साथ कैसा रहा साथ? मेरी बैड लक ये थी, मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे, वो मलेशिया में होते थे। ओह, तो जब मैंने ट्रीटमेंट किया, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से रोती थी, वरना मैंने कभी भी अपनी बीमारी का ना तो शिकवा किया अल्लाह से, ना कभी रोई हूँ। लेकिन वीडियो कॉल में तो आप कभी ना कभी बातचीत कर लेती हाँ होंगी, जी, तो जी। वो उसके सामने पे रोती हाँ होती थी जी, आप, मुझे कि आ नहीं रहे हाँ आप, जी। कि आप आ नहीं रहे उनके इतनी। कुछ पेपर्स का मसला था, वो इसलिए नहीं आ रहे थे, लेकिन जब वो आए हैं वापस तो तब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो चुका था, मेरे बाल आ चुके, मुझे शर्म आती थी उनके सामने ना, ये बाल जो नहीं थे मेरे सर पे। ठीक। तो जब वो आए मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके, जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ मेरे बाल आना शुरू हो गए थे, और बड़े प्यारे बड़े अच्छे मेरे बाल आ गए थे उसके बाद। तो फिर ये था कि मुझे हेपेटाइटिस सी का इशू था, वो तब भी था जब कैंसर हुआ, तो वो मेरा ट्रीटमेंट पूरा वो करवाते रहे हैं, साथ जाते रहे आते रहे हैं, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे। सर ये हेपेटाइटिस की भी हमने बात की थी, हेपेटाइटिस सी की हमने बात की थी, और अभी इन्होंने मुझे बताया, और हम ज़रूर इनको जो है इसके अंदर जिस हद तक हो सकेगा सपोर्ट करके ट्रीटमेंट में ज़रूर इनकी मदद करेंगे। फरदान जी, हमारी जो बेटियां या बहनें ये देख रही हैं हमारा ये पॉडकास्ट, और इनको क्या मशवरा देना चाहेंगी या क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि जो उनके जहन में आ जाए और उनके बाद उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये आजकल जो जंक फूड हैं ये कैंसर का बाइस बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इनको अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ आप बाहर से खाना चाहती हैं उसको घर में बना लें, जो भी खाना चाहें घर में बनाएं, अच्छा खाना खाएं, देसी खाना खाएं। और उसके अलावा अगर आपको कोई शक है कि मेरे चेस्ट में कोई गिल्टी है, बगल में है, बाजू में है, पेट पे है, कहीं भी है, तो उसको आप फौरन किसी सर्जन अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाएं। करीबी डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि मैं गई थी और मेरे लिए परेशानी बनी। तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ से अपने तशखीस करवाएं, अपना टेस्ट वगैरह करवाएं, वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि आपका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। एक और इन्हीं की स्टोरी से अगर हम एक पॉइंट निकालें तो वो ये है कि इनका सारा इलाज एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ। इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो शिकवे करते आपको नज़र आते हैं कि जी गवर्नमेंट में कुछ सुनता नहीं है। एक हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कि जो डायग्नोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई, जिनको कीमोथेरेपी सारे गवर्नमेंट सेटअप में लगी, जिनका ऑपरेशन गवर्नमेंट सेटअप में हुआ, जो फॉलो अप पे गवर्नमेंट सेटअप में रही, और अब वो बिल्कुल ठीक हमारे सामने बैठी हुई। सर मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो अनमोल हॉस्पिटल है, मैं समझती हूँ कि हमारे पाकिस्तान का शायद बाहर से मुल्क से भी ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच फरदान जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इतनी इज्जत दी और ये मौका दिया कि मैं लोगों को कोई कैंसर के बारे में कुछ बता सकूं। आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारी मेहमान थी फरदाना, मिसेस फरदाना इरफान, और शी इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, और इन्होंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग होकर इस बीमारी का मुकाबला किया है, और इन्होंने अपने आप को अल्लाह के करीब होकर दुआओं के साथ भी और हर तरह जिस तरीके से मुमकिन हो सकता था, जो डॉक्टर्स ने कहा, इन्होंने वो जिसे वो कहते हैं मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात है कि डॉक्टर ने ये कहा है तो हमने वही चीज बिल्कुल करनी ही करनी है। सो उसकी वजह से ये आज हमारे साथ बैठी हैं, एंड शी इज़ एन इंस्पायरेशन फॉर ऑल द अदर पीपल। और इन्होंने हमारे जो गवर्नमेंट सेटअप की बात की है सर, वो बहुत अमेजिंग है, और उन्होंने अनमोल हॉस्पिटल की बात की है, द स्टाफ ऑफ अनमोल। सर एक थोड़ी छोटी सी बात करना चाहूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि रिश्तेदारी आ जाते हैं, फलां जगह से दम करवाएं, फलां हकीम की दवाई खाएं। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, मैंने सब कुछ किया, हकीम के पास भी गई, दम भी करवाए, लेकिन मैंने अपना हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। मैं ट्रीटमेंट मेरा जो जैसे था मैं वैसे ही करवाती रही। ये समझे वो पार्ट टाइम होते हैं ना जॉब, वो मैं करती रही, दम करवाना या हकीम के पास जाना। कोई जो लेके जा रहा है ठीक है चलें, किसी की दुआ से किसी की दवाई से शायद मैं अल्लाह मुझे जिंदगी दे दे, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाया। देखिए जी, हमारा जो आज का टेक है वो सिर्फ ये है कि ट्रीटमेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तशखीस हो जाए और उसके बाद ट्रीटमेंट हो जाए, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि आप ही हैं, क्योंकि आप जब सेहतमंद हो जाएंगे तो आपके जितने रिश्तेदार आपके साथ इधर उधर चले गए वो दोबारा आपके साथ आ जाएंगे। यही ज़िंदगी का हुस्न होता है। तो मुझे डॉक्टर वजाहत को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।